जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपका थेल्स थ्योरम का डर खत्म करने वाला हूं। आज से ट्रायंगल्स की थ्योरम्स आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी और एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। मेरा नाम है किशन चंद और मैं सीएजी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री की फोर्थ क्लास, जिसमें हम ट्रायंगल्स को और बेहतर तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थेल्स थ्योरम से। आइए एक बार पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे जो तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, इसमें थेल्स थ्योरम क्या कह रही है, देखो ध्यान से सुनो। इसमें कह रही है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में, जैसे इस केस में हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हम साइड ए बी और ए सी पर दो बिंदु लेते हैं, डी और ई, और इस प्रकार लेते हैं कि ये डी ई जो लाइन है ये बी सी साइड की पैरेलल हो। यानी कि डी ई जो है डी ई ये क्या हो, पैरेलल हो किसके, बी सी के। ठीक है, ये हो, अगर ऐसा होता है तो जो ट्रायंगल की साइड ए बी है उसमें ये वाला पार्ट, ये वाली लेंथ जो ट्रायंगल ए डी ई के अंदर आती है, और ट्रायंगल ए बी सी के ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट, ठीक है, इनका रेशियो इक्वल होगा ए ई और ई सी के। ठीक है, ये है थेल्स थ्योरम। चलो आ जाओ एक बार इसको अब थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है ना। गिवन क्या है, क्या दे रखा है हमें थ्योरम के अंदर। तो हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी और सी, जिसके अंदर डी ई एक लाइन है और लाइन इस तरीके से है जो बी सी साइड के पैरेलल है। ठीक है, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जितना मैं बना सकता हूँ। ये बना दिया है ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गई हमारी ए बी और सी पॉइंट्स। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने बना दिया है। अब हमें डी और ई पॉइंट इस तरीके से लेने हैं जो बी सी के पैरेलल हों। ठीक है, डी और ई पॉइंट इस तरीके से लेने हैं जो बी सी के पैरेलल हों। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये अपॉन ये, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा इसके अपॉन इसके। चलो लिख लेते हैं एक बार, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले ना आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इसमें पॉइंट, किसी एक लाइन पे पॉइंट ए और बी लाई करते हैं, ठीक है, ये अब इन दो पॉइंट से आप, इसका मतलब सेम बेस से आप कोई भी ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो, उन सबका एरिया सेम होता है। ठीक है, आप कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लो, उन सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ऐसे करके हमेशा, मतलब कि दो पैरेलल लाइंस पे अगर हम सेम बेस के ऊपर ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं तो उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब इसको दूसरा याद रखना है। दूसरा क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल देखो इस शेप में है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम, इसको भी ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर हमें बी सी को बेस मानकर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला पता ही है आपको, बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको बेस की जगह पे वैल्यूज लिखें तो क्या आएगा, बेस हमने माना है बी सी को, इनटू में हाइट। अब देखो हाइट जो होती है ना वो डिपेंड करती है आपने बेस क्या ले रखा है। ठीक है, अगर हमने बेस BC ले रखा है तो इस BC के ऊपर हम परपेंडिकुलर देखेंगे कि कहां पर बन रहा है और उसे हम हाइट मानेंगे। जैसे कि इस केस में
हम इसका परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ पे, ये है 90 डिग्री। तो हम ए इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। तो ए ओ जो लेंथ है ये वाली, इसको मानेंगे हाइट ट्रायंगल की, ठीक है। ये हो जाएगी हाइट और ये हमारा बेस है ये, ठीक है। तो हाइट हो जाएगी ए ओ। तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये, पहली चीज ये कि पैरेलल लाइंस पे आप सेम बेस रखकर कोई भी ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, उन सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम एरिया। और दूसरी चीज क्या, कि अगर हमें इस तरीके से कोई ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना होगा, हाफ इंटू बेस जो भी हम ले रहे हैं इंटू में हाइट। और हाइट किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा की तरह बेस पर। बेस आपने जो भी ले रखा होगा, वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे कि उसका टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो हो जाएगी उस ट्रायंगल की हाइट उस बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए ओ को 90 डिग्री का मतलब एंगल बना के, ओ पे 90 डिग्री का एंगल बना के हमने परपेंडिकुलर खींचा, ए और ओ बनाया, तो ये ए ओ क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये हो गई हाइट, ठीक है। ए ओ क्या हो गई, हाइट इस ट्रायंगल की, ठीक है। बेस हमने ये ले ही रखा था। तो ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो अब हम चलते हैं थेल्स थ्योरम के एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। पहले तो भाई सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसमें ए बी और सी, यही साइड थी। बी सी के पैरेलल हमें क्या करना है, एक और लाइन खींचनी है, और इसका नाम रख देना है हमें डी और ई, डी ई, ठीक है। देखो अब हमारे में, जैसे कि हमें पता है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, यही प्रूव करना है ना, ठीक, ये हमें याद रखना है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी हम किसी भी चीज को प्रूव करते हैं ना, तो उसके लिए हमें जो प्रूव करना है, हम कोशिश करते हैं कि उस वैल्यूज को फाइंड आउट करें, ठीक है, उनको निकालें हम, ठीक है, जिस फॉर्म में वो होती है उस फॉर्म में लेके आए। तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके लिए ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, हम कुछ ना चीजें ड्रॉ करेंगे। हम क्या क्या ड्रॉ करेंगे वो देख लो। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है हम इसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पॉइंट बी और पॉइंट ई को मिला देंगे, ताकि हमें एक लाइन मिल जाए जिसका नाम हम रखेंगे बी ई। ऐसे ही पॉइंट सी और पॉइंट डी को भी मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, डी सी, ठीक है, डी सी या सी डी जो भी है। आओ ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा बी ई, ठीक है। ऐसे ही ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी डी सी, ठीक है, ये हो गया हमारा डी सी। अब देखो यहाँ पे अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइट की जरूरत पड़ेगी। और हाइट निकालने के लिए हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होगा परपेंडिकुलर। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एडी की वैल्यू, ठीक है। तो एडी हमारा यूज होगा यहाँ पे। तो ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई देखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम बेस मानेंगे एडी को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो हम बेस मानते हैं एडी को, इनटू में ए डी। लेकिन अब हमें चाहिए इस ट्रायंगल की हाइट, इस ट्रायंगल की क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, हमें लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे हम, हमने जो बेस लिया है वहां से, बेस क्या लिया है, एडी। तो एडी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे अब, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट नापने के लिए। ये हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का नाम रख देते हैं हम एन, इसको रख देते हैं नाम एन, ठीक है। चलो एक हमारी हाइट हो गई। अब हमारी हाइट क्या हो गई यहाँ पे, ई एन, ठीक है, ई एन, ये हो गई हाइट। और हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बेस के ऊपर। चलो इसको, इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं 1। अब एक और ट्रायंगल देख लो, ठीक है, उसका भी हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या है, बी डी ई। अब इसमें हमारा सेम फॉर्मूला तो वही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमें ना एक पॉइंट चाहिए यहाँ पे डीबी, हमें क्या चाहिए, डीबी। तो बेस हम क्या मानेंगे इस ट्रायंगल में, डीबी को बेस मानेंगे। तो हाफ इंटू में डी बी। अब इंटू में चाहिए हाइट,
हाइट भी हमें किसके बेस पर चाहिए, डीबी के बेस पर। तो इस वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, ये वाला, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखा हो और उसमें हमें ये बेस गिवन है, तो इस बेस का हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा इस बेस पे, तब हमें ट्रायंगल की हाइट मिलेगी। तो ये देखो जरा, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मतलब बाहर की तरफ खींचा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ट्रायंगल की हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो वो हमें क्या मिल गया, एन ई। तो यहाँ पे भी हमें हाइट कितनी मिल गई, ई एन, ठीक है। इस ट्रायंगल की हाइट भी कितनी है, ई एन, और बेस क्या है, डी बी, ठीक है। अब एक काम करो, इसको नाम दे दो 2 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन दोनों का रेशियो, क्योंकि हमें देखो जो प्रूव करना है उसमें भी रेशियो की बात की हुई है ना। तो हम निकालेंगे रेशियो। तो ठीक है, एरिया मतलब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर वाले का था हाफ, इनटू में ए डी, इनटू में ई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ, बी डी ई का फॉर्मूला क्या था, हाफ मल्टीप्लाइड बाय डी बी इंटू में ई एन अगेन, ठीक है, दोनों में हाइट सेम, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ठीक है। इसका नाम हम कर देते हैं 3। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, हमें देखना है सेम जिस तरीके से किया था ऐसे ही। अब देखो, एक जो ट्रायंगल हमने बनाया था, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनाया था ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डी ई, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया था और इसको भी ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ले लिया था, यहाँ से इसको भी परपेंडिकुलर ले लिया था, ले लेते हैं अभी एन, और ये हो गया हमारा, ये देखो बस इतना तो वहाँ पे कर रखा था हमने। प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। टू प्रूव क्या है, हमारा था ए डी अपॉन में डी बी, यही था ना, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। हमने ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व कर लिया है, मतलब ये हमें मिल चुका है। अब ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं सेम तरीके से। तो अब हम निकालेंगे वही वाला फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कौन सा ट्रायंगल, हमें इस बार निकालना है ए डी ई का। यही इसी ट्रायंगल का हमने पहले भी निकाला था, है ना। देखो अब क्या डिफरेंस है, वहां पे हमें जो बेस चाहिए था वो एडी चाहिए था, क्योंकि एडी निकालना था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए बेस, अब हमें चाहिए ए ई। तो हम ये वाला बेस मानेंगे ए ई, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है, ये हम मानेंगे अब बेस, और इसी के बेस पे हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेस मानना होगा ए ई को, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ये हमने ड्रॉ कर दिया हाइट निकालने के लिए। इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम एम, ठीक है। ये हमने एम पॉइंट डिसाइड वो बना लिया। देखो तो अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ एडीई। इसमें आपको पता ही है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस हमने क्या लिया इस बार, ए ई, और क्यों लिया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें ए ई की जरूरत है, ठीक है। तो ए, अब ए ई के रिस्पेक्ट में हमें इसका परपेंडिकुलर देखना है, क्या है वो, डी एम, क्या है, डी एम, है ना, यही है ना। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको रखो पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब सेम जैसे हमने वहां पे देखा था एक ट्रायंगल, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, क्या देखना है हमें, डी सी ई, यहीं पे इसका पहले अपोजिट देखा था, इस बार हम ये वाला देखते हैं डी सी ई ट्रायंगल में। अब आप एक चीज देखो, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ई सी चाहिए, तो हम बेस किसे मानेंगे, ई सी को मानेंगे, वेरी गुड। बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे फिर ले लेंगे इसको, हाफ इंटू में बेस हम मान रहे हैं किसको, ई सी, ई सी को। अब जब हम ई सी को बेस मान रहे हैं ये, और ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, इसका 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर तो इस बेस पे एक भी जगह नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर बनाएंगे फिर हम और हाइट निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के एम पॉइंट से डी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, ये हाइट मिल गई हमें, ये क्या मिल गई हमें, डीएम क्या है, हाइट है इसकी। सेम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी डीएम हमें एज अ हाइट मिल गया, तो वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसको मान लो 5। अब हमें इनका रेशियो करना है ना, जैसे ये देखो टू प्रूव में लिखा है ए ई अपॉन ई सी, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड, 2 प्रूव में लिखा है ए ई अपॉन ई सी, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 प्रूव में लिखा है ए ई अपॉन ई सी, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 प्रूव में लिखा है ए ई अपॉन ई सी, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड, 2
4/5 कर दो, वेरी गुड। यहाँ आ जाएगा हमारा हाफ इंटू में ए इंटू में डी एम, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा हाफ इंटू में ई सी इंटू में डी एम। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। देखो वहां पे भी हमने ए डी ई ही निकाला था, है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। क्या निकाला है, डी सी ई। ठीक है, ये है। चलो अब देखो हमें क्या करना है, अब आगे हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। अब हमारे पास आया ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, इसको हम रखेंगे 0.6, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने दोनों पोर्शन निकाल लिए, दोनों पोर्शन निकाल लिया। अब हमें इन्हें इक्वल पुट करना है। तो इक्वल पुट करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक बेस पर हम अलग अलग ट्रायंगल्स बनाते हैं जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रहे हो, तो उन सबका एरिया क्या होता है, सेम होता है। उन सबका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको यहां पुट करते हैं। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी, इनको देखो, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सबसे पहले तो ये सेम बेस पर है कि नहीं, सेम बेस पर बन रहे हैं कि नहीं। इनका जो ये डी ई पॉइंट है, डी ई पॉइंट, डी ई लाइन जो है, ये सेम है ना, तो डी ई सेम बेस है दोनों का, डी ई। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पर बन रहे हैं। और उसके बाद अब देखो दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि ये दोनों ही ट्रायंगल कहां पर हैं, ये बन रहे हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस, मैंने अभी समझाया था कि अगर वो किसी भी एक ट्रायंगल, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके सेम बेस पर, किसी एक ट्रायंगल को सेम बेस पर कितनी भी बार ड्रॉ कर लो अलग अलग पॉइंट पे, तो हर बार उन सबका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। ठीक है, ये बात ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ये। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल है, तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे एरिया ही तो लिखा है, क्या लिखा है, एरिया ही तो लिखा है, इक्वेशन नंबर 6 में और इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। वहां पे बी डी ई था, यहाँ पे डी ई सी है, या डी सी ई, एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को पुट कर देंगे हमारे वैल्यूज में। तो चलो पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई, जो कि छोटा वाला ट्रायंगल है ना, और दोनों ही जगह यही आ रहा है, सेम, है ना। तो एरिया ऑफ बी डी ई, ये लिया हमने, ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ए डी ई के डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब डी ई सी के, है ना। क्योंकि देखो ADE और ADE दोनों बराबर है, इक्वल है, हाँ बिल्कुल, सेम सेम ट्रायंगल है, तो भाई उसका एरिया तो सेम ही होगा ना, किसी भी तरीके से निकालो, बिल्कुल। और BDE, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पर बन रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं। ठीक है, अब इससे निकल के क्या आता है, हम इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, देखो ADE जो हमने निकाला था, इसकी जगह पुट करेंगे AD, यही निकाला था ना, ये देखो। और पीछे जो निकाला था थर्ड इक्वेशन में, ए डी अपॉन में डी बी, यही आया था, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ए ई, इक्वेशन नंबर 6 में देखो, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये हो गया हमारा प्रूफ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूफ तो हमें यही करना था ना, है ना, तो प्रूव हो गया, इसका मतलब हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है, देखो ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया, एक बार दोबारा आप वीडियो देखो। ठीक है, जहां से नहीं समझ में आया वहां से ध्यान से दोबारा देखो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किए थे। एक तो ये दो पैरेलल लाइंस वाला, एक वो मैंने जो बताया था आपको कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके इसका परपेंडिकुलर लिया था हाइट निकालने के लिए, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब आपको सीखना है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या दे रखा है हमें, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देखो ये हमें पहले प्रूव करना था, है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये तो अपोजिट हो गया ना, जो हमारी थेल्स थ्योरम थी उसमें हमें ये वाला पोर्शन प्रूव करना था और ये गिवन था, बट यहाँ पे क्या है,
ये प्रूव करना है और ये वाला गिवन है। ठीक है, तो ठीक है कर देते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये गिवन है, ये हमें इन्होंने दे रखा है कि ये गिवन है, मतलब कि AD ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय DB ये वाली लेंथ बराबर होगी AE अपॉन में EC के। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो DE लाइन है क्या ये BC साइड के पैरेलल है। ठीक है, निकाल देते हैं। देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नेगेशन का यूज करेंगे। अब नेगेशन क्या होता है कि हम ना इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि DE पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूव करना है ना। प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल है BC के। बट हम क्या कर लेते हैं ना, हम इसको मान लेते हैं कि ये दूसरी लाइन है, मतलब ये जो है ये गलत है। हम क्या मान रहे हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, DE। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो दूसरी लाइन है जिसमें हम E डैश ले रहे हैं, येलो कलर दिख नहीं रहा, कोई नहीं, ये दिखेगा। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, E पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं E डैश। अब जो ये लाइन है, लेट्स एज्यूम लाइन DE डैश इज पैरेलल टू BC। हम ये मान के चलते हैं कि DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना। अगर DE पैरेलल नहीं है तो DE डैश पैरेलल होगी, मतलब कोई और लाइन DE के अलावा, है ना। चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं। एज पर द थेल्स थ्योरम, अभी अभी हमने थेल्स थ्योरम समझा। ठीक है, उस थ्योरम में क्या है, एज पर द थेल्स थ्योरम हमें पता है कि अगर DE डैश पैरेलल है BC के, है ना, तो ये AD डिवाइडेड बाय DB और AE डैश E डैश C को भी सेम, मतलब कि AE, देखो AB ये वाली जो लाइन है, ये वाली AB और ये वाली जो साइड है AC, इन दोनों को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये दोनों पॉइंट D और E डैश, है ना। ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो अब आगे क्या करना है हमें, अगर हम ये वाली स्टेटमेंट सही मान रहे हैं, क्योंकि थेल्स थ्योरम अभी हमने प्रूव की, और हम ये मान के चल रहे हैं कि DE डैश जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो कंडीशन है, ये भी फुलफिल होगी, यानी कि इन दोनों के रेशियोज भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन हमें एक पॉइंट समझना है कि हमें जो क्वेश्चन में मतलब पहले ही दे रखा है, वो दे रखा है AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC। बट इसमें तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है भाई, कोई भी एक लाइन, देखो ये जो लाइन है, ये जो ट्रायंगल की लाइन है, ये वाली, इनका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा, ये वाला, ये दोनों सेम तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होंगे ना, क्योंकि डी पॉइंट तो सेम है दोनों में, डी तो सेम है। हमने एक पॉइंट ले रखा है E और एक ले रखा है E डैश, तो इन दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा। बट हमने जो प्रूव किया है थेल्स थ्योरम के हिसाब से वो भी सही किया है, और हमने हमें जो इस इक्वेशन इस थ्योरम में जो दे रखा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसमें जो दे रखा है उसमें भी हमें गिवन है, गिवन का मतलब वो सही है, हमें दे ही रखा है वो तो इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यू, सेम पॉइंट को ही डिनोट कर रहे हैं, यानी कि AD अपॉन DB ऑल्सो इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C। अब देखो ये सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, E का और E डैश का। इससे हमें यह प्रूव होता है कि E इक्वल्स टू E डैश है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। और अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो हमारा प्रूव हो जाता है कि DE भी पैरेलल है BC के, BC जो साइड है उसके पैरेलल है DE, तो ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, कन्वर्स था ना, इजी था। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलो अब हम समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को हम समझते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। देखो AA और AAA सिमिलैरिटी रूल, इस रूल में क्या होता है, इफ टू और थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक ट्रायंगल है देखो ये वाला,
छोटा वाला ए बी सी, एक ट्रायंगल है ये वाला बड़ा, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि दो एंगल सेम है, मान लो ये वाला है 50 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल में भी सेम है, ये है 50 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें थर्ड एंगल चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों ही एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है और दोनों ही केस में दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी दोनों का क्या निकल के आएगा? 70 डिग्री ही निकल के आएगा। इसका मतलब हम तीनों एंगल की जगह दो एंगल को भी चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरा भी 100% सेम ही होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? सिमिलर। क्या बन जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। देखो, इस सेकंड रूल जो है वो कहता है एस ए एस सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड। देखो, मैंने जब आपको पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था तो उसमें क्या कहा था कि सेम साइज एंड सेम शेप, मतलब उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। और इस तरीके से कि एक के ऊपर अगर दूसरे ट्रायंगल को रख दें तो पीछे वाला ट्रायंगल ना दिखाई दे, दोनों ही केस में वो होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी में क्या होता है कि हमें जरूरी नहीं है, एक ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, मतलब वो एग्जैक्टली सेम हो ये जरूरी नहीं है। अगर सेम होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ सिमिलर तो है ही है, मतलब सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। बट अगर वो मतलब सेम शेप के और साइज के नहीं है तब हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है साइड को लेके सिमिलैरिटी में कि उसकी साइड जो है वो उसके रेशियो सेम होने चाहिए। अब मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, और एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये वाला, उससे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि ये सेम सेम तो अभी लग ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नाम वही ए बी सी। ये हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने सपोज 6 सेंटीमीटर और ये मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया इसको 12 सेंटीमीटर और ये मान लिया हमने 18 सेंटीमीटर और ये मान लिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि साइड ए बी डिवाइडेड बाय, इसका नाम नहीं दिया हमने, चलो पी क्यू आर, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की ये वाली साइड। ठीक है, इसमें आ जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू, देखो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, दोनों साइड की रेशियो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, ऐसे ही ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ये सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। यानी कि रेशियो, रेशियो की बात कर रहा है कि रेशियो सेम होना चाहिए। चलो लिख के देख लेते हैं सेम है कि नहीं है। ए बी कितना है हमारा 4 और पी क्यू कितना है 12, बी सी कितना है हमारा 6, क्यू आर कितना है 18, ए सी कितना है हमारा 7, पी आर कितना है हमारा 21। क्या इन सब की वैल्यू 1/3 नहीं आ रही? देखो 4 3 12, 6 3 18, 7 3 21, तो सबकी वैल्यू 1/3 आ रही है ना। इसका मतलब इनकी साइड का जो रेशियो है वो 1:3 है ना, 1:3 है। बट इसमें क्या रहा है, अब इस रूल पे आते हैं। देखो एस ए एस, इसमें जो साइड एंगल साइड है, इसका कहने का मतलब है कि दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, किसी भी दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, सेम। ठीक है, मान लो ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो ये वाला इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना ही होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए और ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल है हमारा एस ए एस रूल, किसका? सिमिलैरिटी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, अपना रूल नंबर 3 देखते हैं। एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, मैंने अभी अभी आपको जो साइड का समझाया है ये बात कर रहा है उनके सेम रेशियो की। किसकी बात कर रहा है? सेम रेशियो की, है ना। चलो ये मैंने बस समझा ही दिया है। ठीक है, ये साइड की बात कर रहा है, इसको ले लेते हैं 2, इसको लेते 3, इसको लेते 4। अब हमारे पास दूसरा इतना बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, वो भी एकदम लगभग सेम उसमें ही है, रेशियो में। तो ये मान लेते हैं 8 12 16। ठीक है, तो इनका रेशियो देखो, इसको ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर ले लेते हैं। तो वही हमें यही देखना है कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, मतलब रेशियो इनका, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, रेशियो देखना है फिर से, ए सी डिवाइड बाय पी आर। क्या ये सेम है? क्या ये इक्वल आ रहा है हर बार? हाँ बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है? 2/8
इज इक्वल्स टू 3/12 इज इक्वल्स टू 4/16, यस इज इक्वल्स टू 1/4। सबको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा हर जगह पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो आगे चलो। तो अब हम देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का मध्य बिंदु क्या है। ठीक है, इसका मतलब अब देखो क्या है ये, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। मैं भी समझा देता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इस ट्रायंगल में साइड ए बी का एक मिड पॉइंट है, उसका नाम रखा है हमने एम, और ऐसे ही ए सी का मिड पॉइंट है, उसका नाम रखा है एन। इन दोनों को अगर मिड पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो ये जोड़ने के बाद इन दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये कह रहा है कि एम एन इस केस में, एम एन इस केस में पैरेलल होगा किसके, बीसी के, साइड बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एम एन की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ बीसी होगी, मतलब बीसी जो साइड है उसकी हाफ लेंथ होगी इसकी। ठीक है, ये दोनों याद कर लो आप पॉइंट। अब देखो इसी के बेस पे हमें ये समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन वर्सेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों केस में हमें देखना है। ठीक है, अगर इन दोनों केस में हम देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल मान लो 1 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर ये 1 यूनिट है, 1 1 1 1, ठीक है, 1 यूनिट है, तो ये पूरा एरिया होगा आपका 4 यूनिट का, 4 यूनिट्स। इसका मतलब ऐसे ही अगर हम एक और मिड पॉइंट देख ले जो कि बी और सी के बीच में है कहीं पे, एम एन ओ कर लेते हैं। ओ पॉइंट क्या है, एक और मिड पॉइंट है जो कि बी सी पर है। अब देखो ये मान लो इसको 1:1 की लेंथ में बांट रहा है, ये भी 1:1 में बांट रहा है, ये भी 1:1 में बांट रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इन हर साइड को ना इक्वली डिवाइड कर दिया छोटे वाले ट्रायंगल ने, तो इस यूनिट का इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी 1 होगा, और यहाँ पे टोटल का एरिया क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इन चारों को मिला के। इसलिए अगर हम ट्रायंगल ए एम एन को देख रहे हैं तो वो आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हैं तो वो आएगा 4। तो 1:4 का एरिया का रेशियो बनेगा। बट वहीं पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमें ट्राइपीजियम का एरिया बताओ, आप हमें बताओ एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कौन सा, एम एन बी सी, एम एन बी सी का, ठीक है, तब आप क्या बताओगे, टोटल का एरिया, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, ए एम एन, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना, ये वाला पोर्शन बचेगा। इस बड़े में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ट्राइपीजियम का एरिया कितना आएगा यहाँ पे, 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, मैं एक बार सारा हटा देता हूँ। ठीक है, अगर ये आपसे पूछता है कि एरिया बताना है, ठीक है, इस ट्रायंगल को फिर से बनाना पड़ेगा, ये हट गया है, कोई बात नहीं। तो ए बी और ये सी, इसमें दोनों के मिड पॉइंट एम, इसका मिड पॉइंट एन और इसका मिड पॉइंट ओ है। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल करेगा। ठीक है, क्या क्या कि एम एन जो होगा बीसी के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, और एम एन की जो लेंथ होगी वो बीसी की आधी होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर देते हैं तो इस केस में भी ओ एन या एन ओ जो है ये क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा अपने सामने वाली जिसके पैरेलल होगा। तो ए बी के पैरेलल है ना, एम एन ओ, अगर ए बी के पैरेलल एन ओ है और एन ओ की लेंथ भी हाफ ऑफ ए बी है, तो सिमिलरली एम ओ भी तो वही कंडीशन फॉलो करेगा ए सी के साथ, है ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो आएगी, मान लेते हैं 1 यूनिट एरिया है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल को एबीसी को। तो 1 1 1 1 मतलब चारों यूनिट सेम होंगी। एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ऑल द स्मॉल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर आपको दे रखा है एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस केस में क्या आएगा, 1:4।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन डिवाइडेड बाय, मतलब रेशियो बताना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम एम एन बी सी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 1/3 यूनिट्स। ये याद कर लो आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखेंगे हम आगे। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ फिर से एक बार, और हाँ ठीक है। देखो, इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द स्मॉलर एंड द लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है। अब देखो, इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री। ये हमें नहीं पता, इसको बाद में देखेंगे, या फिर इसको चलो मान लेते हैं, कुछ भी अभी मानते हैं। ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमने इसी के अंदर बना दिया। ठीक है, इसी के अंदर बना दिया एक और राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री पे है, और ये मान लेते हैं हम पी और क्यू के पास। अब एक चीज देखो, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू सी के, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, एंगल सी इज कॉमन, है ना? एंगल सी कॉमन है दोनों में, इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, इन बोथ ट्रायंगल्स। तो एंगल सी को मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लेते हैं हम? थीटा, है ना? तो एंगल सी थीटा हो गया। और दूसरा, दोनों के पास ही 90 डिग्री का एंगल है। बोथ ट्रायंगल्स हैव, बोथ ट्रायंगल्स हैव राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, जो कि है 90 डिग्री। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एबीसी में वो एंगल बी पर है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सिमिलरली वो एंगल क्यू पर है पी क्यू सी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो तीसरा हम ले रहे हैं एंगल ए। क्या है हमारा? अच्छा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये पहले एबीसी ट्रायंगल को देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, एक एंगल है हमारा 90 डिग्री का, एक एंगल है हमारा थीटा, और एक एंगल है हमारा एक्स, जो कि हमें नहीं पता। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये थीटा भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा। और अगर इसकी 90 माइनस थीटा है तो इसकी भी कितनी वैल्यू होगी एंगल पी की? 90 माइनस थीटा। दोनों की वैल्यू सेम होगी। एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल पी विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो तीन, देखो ट्रिपल ए, ए मतलब तीनों एंगल सेम हो गए। तीनों एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। तो इस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, बोथ क्या है? ये सिमिलर है, सिमिलर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे मीडियल ट्रायंगल, मतलब कि मध्य त्रिभुज। मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था, ये वही है। देखो इसको ध्यान से समझो कि अगर हम इस साइड में मिड पॉइंट लेते हैं एफ पे, और इस साइड के मिड पॉइंट को लेते हैं हम डी, और इस साइड को, थर्ड साइड जो है हमारी एसी, इसके मिड पॉइंट ई को लेते हैं, और इन तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, इन तीनों मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो इस फिगर में ज्यादा अच्छे से दिखा रखा है। ये 1:1 हाफ में बांट रहा है। और हमें ये भी पता है कि देखो, जो लाइन है ई डी, उसकी लेंथ कितनी होगी? हाफ ऑफ ए बी। ये बताया था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो अगर ई डी हाफ ऑफ ए बी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिडल पॉइंट से ज्वाइन करने से बन रहा है। मिडल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने, तब ये लाइन बन रही है। तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? हाफ ऑफ थर्ड लाइन। तो हाफ ऑफ थर्ड लाइन मतलब कि ए बी की जो लेंथ है उसकी हाफ होगी। ऐसे ही बाकियों के लिए भी ट्रू है। तो इसमें होगा क्या? अभी देखते हैं हम। जैसे ईडी मैंने बता दिया, ऐसे ही ई एफ, ई एफ किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ बी सी के। ऐसे ही एफ डी किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ ए सी। और एक और चीज जो समझनी है, इन्होंने ऑलरेडी ही
जो ईडी है इसने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ईडी इक्वल होगा किस किस के। देखो ये जो ईडी है ये वाली लाइन, ये ठीक है, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं। ये जो लाइन है ये, ठीक है, ये और ये इक्वल होंगी। तो ईडी किसके बराबर होगी? ए एफ इक्वल होगा एफ बी के। ठीक है, बाकी भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, बाकी में क्या क्या है? ई एफ ले लेते हैं हम। ई एफ मिडल लाइन जो है, मिडल पॉइंट से लाइन खींची हुई है। ई एफ किसके इक्वल होगा? बी डी, वो इक्वल होगा डी सी के। वेरी गुड। अब हम देखेंगे एफ डी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ए ई और ई सी के। ठीक है, यह भी थोड़ी देर पहले समझा था ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। द ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल जो है डी ई एफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड द मीडियल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का जो नाम है इसका, ये जो नाम है इस ट्रायंगल का वो है मीडियल ट्रायंगल। ठीक है, वो तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, हर एक साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये बना है। तो इसका नाम क्या है? मीडियल ट्रायंगल। क्या नाम है? मीडियल ट्रायंगल। ठीक है, मीडियल ट्रायंगल। ये याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो अब ध्यान से, जो मैंने बताया ये चारों ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब आपको समझना है कौन सी क्या क्या है। पेरीमीटर वाली शायद नहीं बताई, अभी बताया तो देखो। ईच साइड ऑफ द मीडियल ट्रायंगल इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। हर एक साइड ऐसे करके पैरेलल होगी सामने वाली साइड के। ये वाली इसके होगी और ये एफ डी मतलब ये वाली ए सी के पैरेलल होगी। ठीक है, ये तो पता ही है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसको। अब ये कह रहा है ईच साइड ऑफ द मीडियल ट्रायंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। इसका मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल की जो भी सामने वाली साइड है उसकी हाफ होगी। मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ये ए बी लेंथ होगी, ए बी का हाफ होगी ये वाली लेंथ। ठीक है, ऐसे ही इसकी बी सी की हाफ होगी एफ ई, ऐसे ही ए सी की हाफ लेंथ होगी ये वाली। ठीक है, एफ डी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसका कौन सा पॉइंट है। अब ये बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द मीडियल ट्रायंगल इज हाफ टू द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ये तो कॉमन सेंस वाली बात भी है ना, अगर हर साइड आपकी दुगनी लंबी है, ठीक है, दुगनी लंबी है तीनों में, और जो बीच वाला ट्रायंगल है उसकी मतलब हर एक की हाफ है, तो पेरीमीटर भी तो हाफ ही होगा ना, क्योंकि पेरीमीटर होता क्या है? तीनों साइड की लेंथ को जोड़ दो, वो पेरीमीटर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 होगा। ये मैंने वैसे भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मीडियल ट्रायंगल जो होता है हमारा, या फिर ये बीच वाला ट्रायंगल, या फिर हर एक ट्रायंगल, ये हर एक की वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। और जो बड़ा वाला बाहर का ट्रायंगल है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि वो चारों ट्रायंगल को अपने अंदर समाये हुए है, वो चारों को मिला के बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, ये रेशियो मैंने बताया था ना 1:4 का, तो ये वही वाला है। चलो आगे देखते हैं। आप देखो इसमें क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको समझनी है। इसमें ना मेजरली जो है वो ये है कि किसी भी दो साइड्स को ऐड करने पर वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो बी प्लस सी ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, ऐसे सी प्लस ए ग्रेटर देन होगा बी से। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है ट्रायंगल में। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल और लेस, अगर ये इसके किसी के बराबर भी हो गया, मतलब ये बराबर भी हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। वो क्या एक लाइन बना देगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे? देखो अगर ये मान लेते हैं हम, एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसमें ना साइड के नाम रख देता हूं मैं, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस सी जो है वो बी के बराबर है, अगर हम ये मान रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ए को इस बी के ऊपर लिखा जाए तो यहां तक ए आ जाएगा और यहां तक सी आ जाएगा। यानी कि ये ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे आप, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा इस केस में। इसलिए ना तो ये इक्वल होता है और ना ही छोटा होता है, हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सम का हो गया, मतलब कि ऐड करके दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर a माइनस बी करे, ठीक है, तो वो हमेशा छोटा होना चाहिए c की लेंथ से, ठीक है, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो इन दोनों पॉइंट्स को याद कर लेना। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर कुछ है, अगर कोई भी है, तो हम देखते हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है उसके साइड्स के बीच में। देखो एक्यूट एंगल होगा तो उसमें द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल, चलो हम सी की तरफ ही मान के चलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा सी स्क्वायर से, ठीक है। अगर देखो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन, ये हो गई थर्ड कंडीशन। फर्स्ट हो गई ये डिनोट करता है हमारे एक्यूट एंगल को, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। वहीं पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये डिनोट करता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको डिनोट करता है? राइट एंगल ट्रायंगल को। इसको ना लिख लेना याद याद से। ऐसे ही अगर हम कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तब ये किसको डिनोट करता है? ऑब्ट्यूज एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये याद कर लेना, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें सभी जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 हो। ऑल एंगल्स, ईच एंगल should be less than 90 डिग्री, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, ये तीनों आपको याद कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग ना लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को, लाइक बहुत कम रहते हैं, ठीक है। और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिले और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।